डायलॉगस की इस नई प्रस्तुति कुछ खास है में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋत्विक सिन्हा। इस सीरीज में हम आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर्स की कहानियां प्रस्तुत करेंगे। ये एंटरप्रेन्योर्स पिछले कुछ दशकों में इवॉल्व हुए स्टार्टअप इकोसिस्टम की देन हो सकते हैं, या फिर ये किसी बड़े कंपनी या ग्रुप के प्रमुख हो सकते हैं जिन्होंने अपने अथक प्रयास से बिजनेस को बढ़ाया और उसे एक नया आयाम दिया। साथ ही हमारी नज़र होगी कुछ ऐसे बिजनेस प्रोजेक्ट्स पर जो देश के दूर दराज इलाके में एग्जीक्यूट किया जा रहा है। आज अपने इस इनॉग्रल एडिशन के लिए हम पहुंचे हैं ग्रेटर नोएडा के कासना इंडस्ट्रियल एरिया में। और मिलने वाले हैं रजत वर्मा से, जो कि CEO और फाउंडर हैं लोहम क्लीन टेक के। सन 2018 में इन्होंने एक छोटी सी शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग के प्लांट के साथ की थी, लेकिन आज इनकी योजना ग्लोबल स्तर पर एक लंबी छलांग लगाने की है, खास तौर से लिथियम रिसाइकलिंग में। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं रजत वर्मा से। आपके बारे में आपकी जो कहानी है छपी है कहीं पर या कहीं पे दिखाई गई है। लोग 2018 को जानते हैं कि आपने 2018 में ये कंपनी इस्टेब्लिश की थी। वो भी मेरा मानना है कि आप जिस लाइन ऑफ बिजनेस में हैं, ये निश भी नहीं है। एक मेन स्ट्रीम होता है, फिर निश होता है, ये एक्सट्रीमली निश है। मेरे ख्याल से शायद आपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग से शुरू किया था। मैं ज़रा समझना चाहूँगा वेयर फ्रॉम यू आर कमिंग, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई है, एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह के क्या रहा है। उसके बाद मैं आपसे ज़रा ये भी समझना चाहूँगा कि इस सेक्टर, इस स्पेसिफिक सेगमेंट की तरफ आप कैसे मोटिवेटेड हुए, कैसे आप अट्रैक्ट हुए, क्योंकि शायद उस समय जिस समय आपने ये शुरू किया होगा उस समय कोई डोमेस्टिक टेम्पलेट नहीं था इस तरह के बिजनेस के लिए। तो इसमें इस पहले सवाल में 2-3 सवाल हैं। जी बिल्कुल। तो वैसे तो मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी पैदाइशी भी दिल्ली में हुई है, पढ़ा लिखा भी दिल्ली में, शुरू में स्कूलिंग भी दिल्ली में हुई। मेरी फैमिली लाइक अ लॉट ऑफ फैमिलीज इन दिल्ली, हम लोग भी गवर्नमेंट सर्विस बैकग्राउंड से हैं और मेरे घर में सब लोग सर्विस में ही थे, पब्लिक सर्विस में थे। कोई भी हमारे यहाँ बिजनेस में नहीं था, एंटरप्रेन्योर नहीं था। तो मैं पहला आदमी था घर में जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ा। ये करेज कहाँ से आया या ये पागलपन क्यों मैंने आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है? मैं दिल्ली के बाद मैं IIT कानपुर गया अपना इंजीनियरिंग करने। उस समय सबके पास यही ऑप्शन होता था, इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो। कौन सा स्ट्रीम था आपका? मैं स्पेस मेजर था, एरोस्पेस मेजर। तो मैंने शुरू किया एज एन एरोस्पेस मेजर। IIT कानपुर के बाद ज़्यादातर लड़के, उस समय मैं 98 में ग्रेजुएट किया था, तो लोग अमेरिका जाते थे। अमेरिका और IIT कानपुर का एक बहुत क्लोज एसोसिएशन था। बिल्कुल। तो मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गया अपना मास्टर्स करने, और उसके बाद मैंने अपना करियर शुरू किया स्पेस सेक्टर में ही। जब मैं लॉकहीड मार्टिन में मैं एज अ स्पेस इंजीनियर काम कर रहा था। किस साल की बात कर रहे हैं आप? ये 1999-2000 की बात है, मेरे मास्टर्स करने के ठीक बाद। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद चूंकि मैं कैलिफोर्निया में था, कैलिफोर्निया में एक उस समय अगर आपको याद हो लेट 90s से अर्ली 2000 पहला .com बूम एंड बस्ट हुआ था। उस समय हर आदमी .com सेक्टर में काम करना था, Y2K, और ठीक Y2K के थोड़े दिन बाद तक ये बबल चला था बिफोर इट क्रैश्ड। तो मुझे भी थोड़ा चस्का लगा कि मैं भी एक स्टार्टअप पे देखूं क्या होता है, एक स्टार्टअप क्या चीज़ होती है। तो मैं भी एक स्टार्टअप ज्वाइन किया अपने स्पेस करियर के बाद। इमीडिएटली बिल्कुल एक दूसरा करियर ट्राई करने की कोशिश की, देखने के लिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। एंड वहाँ वी गॉट लकी, हमारी कंपनी बड़ी बन गई, वो स्टार्टअप बड़ी बन गई और हमने ह्यूलेट पैकर्ड को कंपनी बेची। उसके बाद मैं बिज़नेस स्कूल गया, जहाँ पे मैं वर्ल्ड ऑफ बिज़नेस से पूरा पहली बार समझा कि और क्या बाकी लोग क्या क्या कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत बड़ा वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स आते थे, नॉट जस्ट अमेरिका से पर पूरे दुनिया भर से, इंडिया से, चाइना से, जापान से, यूरोप से, अफ्रीका से, हर तरफ से लोग आते थे। मैं हार्वर्ड में पढ़ने गया था अपना MBA करने। 2 साल बिजनेस स्कूल ने हमें एक जो कॉन्फिडेंस दिया कि दुनिया को किस नज़रिए से देखना है, वो शायद मैं कहूँगा मेरी सबसे बड़ी ट्रेनिंग थी बिजनेस के दुनिया में। उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आया कि बिज़नेस किया जा सकता है। फिर उसके बाद सवाल ये था कि क्या बिज़नेस करना चाहिए, कैसे करना चाहिए।
खैर इस समय तक तो मैं यूएस में ही था और मेरा उस समय शायद मेरे मन में था कि मैं यूएस में ही सेटल करूं। ओके। तो उस समय शायद इंडिया वापस आने का था नहीं, पर मेरे पर्सनल सिचुएशन के कारण मेरे पेरेंट्स भी एजेड होते जा रहे थे, मेरी मॉम की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो आई वांटेड टू कम बैक एंड स्पेंड टाइम विद देम। तो मैं वापस इंडिया आया उनके साथ कुछ समय बिताने के लिए। और जब मैं दोबारा 2009 में इंडिया वापस आया तो आई वुड से मैं इंडिया से दोबारा आई फेल इन लव। दोबारा लगा कि ये इस देश में बहुत कुछ करने को, एक बहुत जिसको कहो आप एनर्जी है कंट्री में। सब लोग चाह रहे हैं कि देश एक अलग डायरेक्शन में जाए, सब लोग चाहते हैं देश सुधरे। वो पहला वेव ऑफ मेजर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी हुआ था इंडिया में, तो वो आई थिंक हम लोग सबको एक मेजर कॉन्फिडेंस दिया। एक तो बिजनेस को कॉन्फिडेंस था कि दुनिया के बिजनेस को किस नज़र से देखे, दूसरा इंडिया में कॉन्फिडेंस एक वापस आने लगा था कि इंडिया एक अलग पाथ पे जा रही है, हैपनिंग इकोनॉमी बनती एक हैपनिंग इकोनॉमी बनते जा रही है। जैसा कि आपको याद ही होगा 8-9 में जब ग्लोबल क्राइसिस हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस, इंडिया रिलेटिवली आइसोलेटेड था, रिलेटिवली प्रोटेक्टेड था, जिसके कारण हमें भी लगा कि कुछ स्पेशल है अपने देश के बारे में और हमें इसको देखना है, कैसे इसके बारे में सोचे। तो करीब 9-10 के आसपास मेरा थीसिस बना कि भाई अगला 40 साल इंडिया का ही है, जो कि हम लोग आज खुशी की बात है कि प्राइम मिनिस्टर 2047 विकसित भारत की बात करते हैं और शायद हम लोग सब उस चीज़ में विश्वास करने लगे हैं कि ये अगला 40 ईयर्स, उस समय 2010 में जो अगला 40 ईयर्स एंड आज के समय द नेक्स्ट 25-30 ईयर्स इज़ ऑल अबाउट इंडिया। इंडिया इस समय बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ डिफरेंटली कर सकता है और शायद दुनिया में एक सिग्निफिकेंट लीडरशिप पोजीशन ले सकता है। अब सवाल यह है कि आप क्या करो। मेरे जितने भी दोस्त थे वो चाहे मेरे हार्वर्ड के दोस्त हो या स्टैनफोर्ड के दोस्त हो या मेरे आईआईटी के दोस्त हों, वो लोग 2 जगह काम करते थे, या नहीं तो वो सॉफ्टवेयर में काम कर रहे थे या वो फाइनेंस में काम कर रहे थे। बहुत कम लोग थे जो हार्डकोर मैन्युफैक्चरिंग को देख रहे थे, जो इकोनॉमी को एक दूसरे नज़र से समझने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे मैं थोड़ा खुशनसीब इस सेंस में था कि हार्वर्ड में मेरा एक दोस्त था जस्टिन, जो कि हार्वर्ड में आया था यूएस मिलिट्री में काम करने के बाद। और जस्टिन का नज़रिया हमेशा ये था कि भाई चाइना, क्योंकि यूएस से सारा मैन्युफैक्चरिंग चाइना मूव कर रहा था, तो उसका नज़रिया ये था कि चाइना के अलावा यूएस को किसी और इकोनॉमी में भी मैन्युफैक्चरिंग का पार्टनर ढूंढना है। तो उसका हमेशा नज़र था कि यूएस और इंडिया एक नेचुरल पार्टनर है, जो हम काफ़ी समय तक थे भी, अप डाउन चलता रहता हमारे बीच, पर फिर भी शायद एक अमेरिका इंडिया एक नेचुरल पार्टनर है। और जस्टिन चूंकि मिलिट्री में था तो वो बहुत पहले से लोग चाइना को एज अ रियल कंपटीशन देखने लगे थे। और इवेंचुअली चाइना +1 की थ्योरी, और फाइनली ये जो वो 2006 में बात कर रहा था वो 2020 में वो सच भी हो गया, जब सब लोग चाइना +1 का बात करना शुरू कर दिए। तो ये सब को हम लोग जब देख रहे थे, और फिर 2014 में जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने 2-3 टॉपिक्स पे बहुत फोकस किया। स्वच्छ भारत एंड स्वच्छ पूरे जेनेरिक सेंस में उन्होंने बहुत अच्छे से फोकस किया। रिसाइकलिंग उनके हर स्पीच में पार्ट बन रहा था। इलेक्ट्रिक व्हीकल और एनर्जी ट्रांजिशन, ये भी उनके स्पीचेस का थीम था। तो जब हम लोग ये सबको देखने लगे तो हमें लगा कि मैन्युफैक्चरिंग में कुछ करना है, प्रेफरेबली रिसाइकलिंग से कुछ करना है, एंड प्रेफरेबली वो ऐसे चीज़ को करना है जिसका इम्पैक्ट बड़ा हो। अब दूर से लगता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है बहुत नीश इंडस्ट्री है, पर अगर आप देखो जो क्रिटिकल मिनरल की इंडस्ट्री है, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, प्लैटिनम, रेयर अर्थ, अगर आप इस पूरे इंडस्ट्री को देखो, ये मेटल्स दुनिया में $40 ट्रिलियन की जीडीपी को इम्पैक्ट करते हैं। मतलब 40% ऑफ द टोटल जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड इज इम्पैक्टेड बाय क्रिटिकल मिनरल। तो ये बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट होता है दुनिया में। अपने में आज सारे क्रिटिकल मिनरल को ऐड करो तो मोटा मोटी वो करीब $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। तो रिसाइकलिंग की जो इंडस्ट्री है वो एक तरीका है ये क्रिटिकल मिनरल बनाने का, पर आप पूरे क्रिटिकल मिनरल इंडस्ट्री को देखो तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में हम अपना पाथ शुरू किया हमने, जैसा कि आपने कहा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में बैटरीज आती थी, आपका मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, ये सब में बैटरीज आती थी। तो इन बैटरीज की रिसाइकलिंग से हमने शुरू किया। धीरे धीरे बैटरी रिसाइकलिंग में हम एक्सपर्टीज़ डेवलप करने लगे, जिसके कारण हम लिथियम और कोबाल्ट और निकल 3 मेन मेटल वहाँ से निकालने लगे। उसके बाद हम और भी कैटेगरीज में गए। आज फिर हम लोग जाके कार में ही, जैसे कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर से हम प्लैटिनम, पैलेडियम और रोडियम निकालने लगे।
कार में रेडिएटर होता है जहाँ से हम कॉपर एल्यूमिनियम निकालने लगे। तो हमने और भी अलग अलग मेटल्स का एक्सपर्टीज़ कंपनी में डेवलप किया। मैं आपके वो ऑपरेशंस के बारे में बात करूंगा। जब आपने शुरू करने का डिसीजन लिया, किसी ने आपको कहा नहीं कि भाई ये बिल्कुल ये जो एरिया है इसमें कोई टेम्पलेट नहीं है, इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है, इस तरह की बात नहीं हुई आपके अगल बगल के जो लोग होंगे, जो आपके सर्किल के लोग होंगे? कई लोगों ने किया। एक तो एज इट इज, और आप इतनी अच्छी जगह से पढ़ाई करके आए थे, तो सबका एक्सपेक्टेशन यही था कि भाई आप अच्छा कॉर्पोरेट जॉब लोगे, आप अच्छा फाइनेंस का जॉब लोगे, यही एक एक्सपेक्टेशन होता है जनरली कोई हार्वर्ड से निकल के आता है। बिल्कुल। एंड शायद वही एक्सपेक्टेशन था, पर शायद मेरा हमेशा से अपना दुनिया देखने का तरीका अलग था। मेरे में हमेशा से था कि मुझे अपना ही कुछ करना है। भले ही मैं एक सर्विस क्लास मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ, पर मुझे हमेशा एक अपने अंदर वो था कि मेरे को अपना कुछ करना है। और उसमें जब आप शुरू करते हो और जब सब लोग बोलते हैं कि कुछ चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है, शायद मेरी ट्रेनिंग ऐसी थी कि तभी मुझे लगा हेंस यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। अगर ईजी होता तो शायद अपॉर्चुनिटी होता ही नहीं, तब 5 लोग और कर सकते हैं, 50 लोग और कर सकते हैं। तो फैक्ट कि सब कह रहे थे बहुत डिफ़िकल्ट है, कैसे सेट करोगे, बिजनेस कैसे बनेगा, कहाँ पर करोगे। रिसाइकलिंग थोड़ा डर्टी वर्ड भी माना जाता है कि एक तो एज इट इज़ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कचड़े वाला आप कबाड़ी वाले, आप भी तो कबाड़ी वाला ही बन रहे हो। नॉट जस्ट दैट, आप मैन्युफैक्चरिंग सेटअप इंडिया में लगाने की कोशिश कर रहे हो, लोग हाथ खड़ा कर देते हैं। और आप एंटरप्रेन्योर हो, जो आपका कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, कौन आपको सिखाएगा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना। आई थिंक 50 प्रॉब्लम सबने निकाला। मैंने कहा कोई बात नहीं, दिस इज़ व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग। इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं तो इसका मतलब ये मुश्किल प्रॉब्लम है सॉल्व करने का, तो फिर दिमाग लगा के हम सॉल्व करेंगे। मेरे लिए एक ही रिक्वायरमेंट था, जो कि मैं आज भी जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स आते हैं मैं उनको यही बोलता हूँ कि हमेशा एक ऐसी इंडस्ट्री ढूंढो। जैसे मैंने कहा, बाहर से नीश इंडस्ट्री लगती है। जो हमें ट्रेनिंग दी गई थी, चाहे हार्वर्ड हो, स्टैनफोर्ड हो, IIT में ट्रेनिंग दी गई थी कि बड़े चीज़ पे फोकस करो। नीश के थ्रू बड़ा चीज़ ढूंढना सबसे बड़ा स्किल होता है एंटरप्रेन्योर का। तो जैसा कि मैंने कहा, ये $40 ट्रिलियन को इम्पैक्ट कर रहा है। ये खुद में $1 ट्रिलियन का इंडस्ट्री है। पर जब आप शुरू कर रहे हो, लोगों को लग रहा है आप एक नीश एरिया में काम कर रहे हो, आप एक छोटे से एरिया में काम कर रहे हो। वो उस समय आपका विजन नहीं देख रहे हैं। मैंने तो एक्सट्रीमली निश कहा इसको। हाँ, तो उस समय उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बड़े चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हम एक छोटे से चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। पर वो छोटा सा चीज़ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो बड़े गेम खेलने का। एंड जो कि डे 1 में जो हमारे लिए था कि भाई लिथियम और कोबाल्ट पे फोकस करो, आज हम 10 अलग अलग मेटल पे काम कर रहे हैं, जो खुद सब में बड़े बड़े कैटेगरीज हो गए। एक सवाल यहाँ पर करना चाहूँगा। जब आपने ये शुरू किया, प्लान किया एंड यू वेंट अहेड विद योर रिजॉल्व, कोई स्पेसिफिक कंपनी थी दुनिया में, चूंकि आपने पूरी दुनिया देखी है, कोई स्पेसिफिक कंपनी थी जिसने आपको ये इंस्पायर किया हो, आपको लगा हो कि मुझे ऐसा ही करना है? मुझे अपने एरिया में कोई स्पेसिफिक कंपनी नहीं दिखी थी, पर हाँ, जो US में जो मैं रहा था इतने साल, उसमें एक चीज़ ज़रूर सीखा, R&D बिल्कुल क्रिटिकल है। Okay. आप जो भी करो, जब हम US में आप रहो, सिलिकॉन वैली में आप हो, हार्ट ऑफ इनोवेशन ऑफ US है। बेस्ट कंपनीज होती जहाँ पे अंदर रिसर्च चल रहा होता है। तो ये एक हमेशा मेरे माइंड में था कि मैं इंडिया में भी कुछ करूँगा तो उसका DNA रिसर्च में होना है। वो साइंस की कंपनी होनी है, वो टेक्नोलॉजी की कंपनी होनी है। बिना रिसर्च करे आप एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग कंपनी नहीं बना सकते हो। और भी तरीके होते हैं कंपनीज को बड़ा करने का, और भी तरीके होते हैं कंपनीज को 100 साल तक चलाने का। पर मेरा अपना फोकस था कि मैं रिसर्च पे फोकस करूंगा, R&D पे फोकस करूंगा। और 2018 से ही, उस समय भी लोगों ने कहा कि पहले दिन ही इतना महंगा इक्विपमेंट क्यों खरीद रहे हो। हमने सबसे पहला इक्विपमेंट 1 करोड़ का एक ICP मशीन खरीदा। ओके। शुरू में ही एंटरप्रेन्योर्स को बोला जाता है कि भाई शुरू में पहले कुछ रेवेन्यू जनरेट करो, ये करो। मैंने कहा रेवेन्यू तो जनरेट कर लूँ, पर अगर ये ICP नहीं हुआ, ये ICP एक स्पेक्ट्रो मेट्री का मशीन होता है, ये नहीं हुआ तो हम कभी करेक्ट चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो वो, और फिर मैं चाहता था कंपनी में जो भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनके अंदर भी डे 1 से वो टेक्नोलॉजी का DNA होना चाहिए। उनको समझ में आना चाहिए कि हम ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं, हम किसी और की टेक्नोलॉजी पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाहते, हम अपना यहाँ पे R&D करके, रिसर्च करके हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। और ये मैं चाहता था हर आदमी का फोकस रहे। तो मेरे लिए जो मॉडल कंपनीज है, जो आपने सवाल पूछा, आर अ लॉट ऑफ कंपनीज, इनकी कोई कमी नहीं दुनिया में। आप US, यूरोप, जापान कहीं पे भी जाओ, बहुत फोकस था R&D पे। एंड वो सब मेरे एक सॉर्ट ऑफ रियल मॉडल्स थे। मुझे लगता है चाइना में भी बहुत सारी कंपनीज होंगी आपकी तरह।
अब तो चाइना में काफ़ी कंपनीज हो गई हैं। चाइना अगर आप देखो तो ये पूरा क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में करीब 90 से 95% तक का काम चाइना में ही हो रहा है, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो अभी कैचअप ही खेल रहा है। इस चक्कर में क्या हुआ, शुरू में चाइना में जो कंपनीज थी जो मतलब किसी जुगाड़ तरीके से काम करी थी, आज उन्हीं कंपनीज को आप जाके देखो तो आप बोलोगे बिल्कुल फोर फ्रंट ऑफ रिसर्च पे है। जो R&D चाइना में चल रही है वो शायद US, यूरोप और जापान में भी नहीं चल रही है। तो चाइना में अच्छे अच्छे कंपनीज काफ़ी बने। जैसे एक चाइनीज़ कंपनी है GEM, जिसको हम अपना एक तरीके से हमसे काफ़ी बड़ा है साइज एंड स्केल में, पर हम कहेंगे कि हम उनसे काफ़ी सिमिलर हैं जो हम करना चाहते हैं और जो वो कर रहे हैं। तो उस टाइप के हैं, और भी 4-5 कंपनीज है, बट चाइना सर्टनली एक अलग स्केल पे काम करता है। अगर मान लो, अगर मैं आपको कुछ एक तरीका समझने का दूँ कि अगर US और यूरोप का स्केल 1 है तो शायद इंडिया में हमारी कंपनी का स्केल 5 है जी, चाइना में वही कंपनी का स्केल 50 है। ओके, ये डिफरेंस है कंपनीज के स्केल में, मैसिव डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है। तो अभी तो बाकी दुनिया को कैचअप ही करना है, और मेरे ख्याल से वो कैचअप कोई भी देश या कोई भी कंपनी अकेले नहीं कर सकती है। ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट ही होगा, जिसके लिए हम तो बहुत कोशिश करते हैं। हमारा ऑलरेडी टाइप्स है विद रिसर्च लैब्स इन जापान, रिसर्च लैब्स इन सिंगापुर, विद वेरी गुड माइंड्स इन यूरोप एंड US। तो हम कोशिश करते हैं कि भाई किसी कोलैबोरेटिव तरीके से हम लोग काम करें, क्योंकि कोई भी एक कंट्री या कोई भी एक कंपनी अगर चाइना से कम्पीट करने की कोशिश करेगी, उसको 10-20 साल लग जाएंगे। उतना टाइम हमारे पास नहीं है। ओके ओके, हम चाहते हैं कि 5 साल में हम लोग चाइना के बराबर पहुंच जाएं, और उसके बाद सब लोग एक सेम प्लेटफॉर्म से जो बेस्ट हो वो आगे निकले। तो प्राइमा फेसी ये मिशन इम्पॉसिबल लगता है। बट मिशन पॉसिबल ही करना है, जिसके लिए थैंकफुली गवर्नमेंट का नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भी है, जिस मिशन को हम कोशिश कर रहे हैं कि उस मिशन के अंदर सब चीज़ तेज़ी गति से हो। और उस मिशन में गवर्नमेंट हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव। गवर्नमेंट के अच्छे अच्छे स्कीम्स आ रहे हैं। 1,500 करोड़ का रिसाइकलिंग का स्कीम निकला है। टोटल 34,000 करोड़ का मिशन है, तो और भी इसमें से नए नए स्कीम्स निकलेंगे। पर गवर्नमेंट का भी फोकस यही है कि कैसे 5 साल में, मिशन का लाइफ 5 साल का है जी, कैसे 5 साल में हम कंपेटिटिव बन जाएं। ओके ओके ओके। एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा कि when it comes to entrepreneurs, so they are different during different points of their journey। ऐसा होता है कि कई बार बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंट्स ऑफ सेल्फ डाउट होता है। आपके साथ मतलब वो फीलिंग आई है कि यार मैं कहाँ चला आया? Day 1 में भी थी और आज सुबह भी थी, ये कभी नहीं जाती है आई थिंक। और शायद वो ही एंटरप्रेन्योर का बहुत बड़ा स्किल भी, शायद बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट कैरेक्टरिस्टिक भी होता है, क्योंकि अगर सेल्फ डाउट नहीं हो तो आप इम्प्रूव करने पे नहीं लगोगे। सेल्फ डाउट जब होता है तो एक कॉन्फिडेंस होती है कि मैं दुनिया को समझता हूँ, पर एक सेल्फ डाउट जो हमेशा होता है कि क्या जो मैं कर रहा हूँ ठीक है या मैं कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ। वो डिज़ायर टू इम्प्रूव आपके अंदर डेली होती है। वो बर्न, वो फायर जो भी आप बोलो, आपके अंदर डेली बर्न करता रहता है, जिसके कारण आप हर दिन ढूंढने की कोशिश करते हो यहाँ से वहाँ जाना है, वो एग्जैक्ट कौन सा रास्ता चुने। यहाँ से वहाँ जाने के लिए हज़ारों रास्ते हैं, विच रास्ता टू टेक, और जो रास्ता लिया क्या उसमें गलती कर दी तो वापस रिवर्स मार के दूसरे रास्ते में जाना। ये आई थिंक हम लोग का, आई वुड से यही हमारा डेली का कैरेक्टरिस्टिक है। और ये जो एंटरप्रेन्योर जितना फ्लेक्सिबल होता है, मेरे ख्याल से उसको उतना सक्सेस मिलता है। ओके ओके ओके। शायद आपको कुछ बड़े इन्वेस्टर्स का सपोर्ट बहुत ही अर्ली स्टेज में मिल गया था, राइट? हमें बेरिंग प्राइवेट इक्विटी का सपोर्ट काफ़ी जल्दी मिल गया था। बेरिंग प्राइवेट इक्विटी हमारी कंपनी में 2020 में आ गई थी। 2018 में हमने 2 साल बाद 2 साल बाद आ गई थी। स्टार्ट करने के 2 साल बाद आ गई थी। और उसके बाद भी हमारे काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर्स आए। सिंगुलैरिटी जो कि मधु केला जी का फंड है, मधु केला और यश केला का फंड है, वो भी हमारा अब काफ़ी बड़ा इन्वेस्टर बन गया है। हमारे साथ और भी कई इन्वेस्टर्स जुड़े, कैक्टस वेंचर पार्टनर, वेंचर ईस्ट, और कई सारे अच्छे अच्छे फैमिली ऑफिसर्स भी हमारे इन्वेस्टर बने हैं। तो हमारी जर्नी में मैं ये कहूँगा कि हम काफ़ी लकी हैं कि बहुत इन्वेस्टर्स ने सपोर्ट किया है। बहुत इन्वेस्टर्स हमारे जो हम विजन दिखा रहे हैं उसको समझ रहे हैं। और मेरे ख्याल से एक बहुत अपॉर्चुन टाइम है, क्योंकि आज को आप किसी भी दिन न्यूज़पेपर भी खोलो तो हर दिन रेयर अर्थ, क्रिटिकल मिनरल, इनकी बात होती रहती है। तो मैं जो कहूँगा कि एक एंटरप्रेन्योर जिसको मार्केटिंग में खर्चा करना होता है, हमें वो नहीं करना पड़ा। मार्केट को काफ़ी, मतलब सब लोगों को काफ़ी इस इंडस्ट्री के बारे में रिक्वायरमेंट क्या समझ में आ गया, और चूंकि हम इसमें एक लीडरशिप ले लिए थे तो सब लोग हमारे अराउंड काफ़ी रैली करे। लेकिन मैं अगर इन्वायरमेंट बिजनेस की बात करूं, और मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि आप इन्वायरमेंट बिजनेस, बिल्कुल, तो इन्वायरमेंट बिजनेस की बात करूं तो आई हैव कम अक्रॉस सच इंस्टेंसेस कि जहां पर इन्वेस्टर जो हैं
वो बड़े इम्पेशेंट होते चले जाते हैं और आउटकम्स को लेके शायद वो उस जो पीरियड वो देख रहे थे उस पीरियड में वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? इन्वेस्टर्स आप देखो हमेशा इम्पेशेंट होंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे इन्वेस्टर्स भी पैसे डाल रहे हैं, वो पैसे में उनको हाईएस्ट रिटर्न चाहिए। बहुत कम इन्वेस्टर्स 15 साल 20 साल का विजन देख पाते हैं। मैक्सिमम 5 6 7 साल में उनको रिटर्न दिखना चाहिए। ये तो इन्वेस्टर्स का रिक्वायरमेंट ही है। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि जब आप कोई साइंस बेस्ड बिजनेस कर रहे हो और साइंस में हमेशा टाइम लगता है चीज़ों को डेवलप करने का, तो आपको एक स्मार्ट एंटरप्रेन्योर होना है। आपको लो हैंगिंग फ्रूट से जल्दी रेवेन्यू बनाना है और जो टफ प्रॉब्लम्स हैं उनसे धीरे धीरे आपको रेवेन्यू बनाना है। तो मैं हमेशा इनकरेज करूँगा कि जब भी आप बिज़नेस करो, मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को यही बोलता हूँ, जब आप बिज़नेस कर रहे हो पहले ईजी प्रॉब्लम्स के थ्रू रेवेन्यू भी जनरेट करना शुरू कर दो। इसका ये मतलब नहीं कि अपना R&D मत करो, R&D करते रहो, बट जो ईजी प्रॉब्लम्स है उनके थ्रू अपना रेवेन्यू जनरेट करना शुरू करो, प्रोवाइडेड वो अपॉर्चुनिटी है। प्योर R&D जिसमें लेट्स से 5 साल का जेस्टेशन है, 6 साल का जेस्टेशन है, बहुत मुश्किल हो जाता है जब तक कि आपको बहुत पैशनेट इन्वेस्टर ना मिले। ये पैशनेट इन्वेस्टर्स बाहर हैं, मैं कहूँगा इंडिया में अभी ये मार्केट उतना मैच्योर नहीं हुआ है, जिसको हम डीप टेक बोलते हैं अपने कंट्री में। डीप टेक उतना भी मैच्योर हुआ नहीं है। खुशी की बात यह कि गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ की स्कीम निकाली है डीप टेक इन्वेस्टमेंट के लिए। शायद वो हमारी कंट्री का पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति हमारा पूरा थॉट प्रोसेस बदल दे। शायद सिंस गवर्नमेंट आ रही है, एक तरीके से आप कहोगे, आप इसको देख सकते हो कि गवर्नमेंट पहला रिस्क ले रही है। टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टर्स पहला रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, एनवायरनमेंट में इन्वेस्टर्स पहला रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको हमेशा लगता है कि ये रिस्क बहुत ही डिफिकल्ट अंडरराइट करना। पर अगर गवर्नमेंट वो पहला रिस्क लेती है तो सडनली इंडस्ट्री ग्रो करने लगता है। ये मॉडल अमेरिका ने चलाया, ये मॉडल चाइना ने चलाया। अगेन गुड न्यूज़ फॉर अस एज अ कंट्री की हमारी गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट भी इसी को अभी ट्राई कर रही है चलाने की। एंड आई थिंक द नेक्स्ट 5 years विल टेल कि ये मॉडल कितना इंडिया में सक्सीड करता है, पर मैं बहुत बुलिश हूँ। बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपके स्केल ऑफ ऑपरेशन को ज़रा समझना चाहूँगा। मेरे ख्याल से आप आज की तारीख में 3 या 4 प्लांट है आपका टोटल? हमारे कुछ 9 प्लांट है। 9 प्लांट है? हाँ जी। ये सब के सब ग्रेटर नोएडा में ग्रेटर नोएडा में एक गुजरात, ग्रेटर नोएडा में 7 है, एक गुजरात में है। अच्छा। और एक हैदराबाद में है। ओके ओके ओके। और टोटल जो रिसाइकलिंग कैपेसिटी जो आपने अभी तक एक्यूमुलेट की है, हमारे पास कुछ 25,000 टन का कैपेसिटी है। पर अगेन ये कैपेसिटी वर्ड थोड़ा मिसलीडिंग है, क्योंकि अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग कैपेसिटी होता है। तो वो हम उस तरीके से क्यूमुलेटिव पूछ रहा हूँ। क्यूमुलेटिव हर टाइप का मटेरियल मिला के शायद हम 50,000 टन का मटेरियल रिसाइकिल कर सकते हैं। 25,000 टन हमारा बैटरी रिसाइकलिंग कैपेसिटी है, बट और भी सब मेटल वेटल मिला के 50,000 टन की कैपेसिटी मोटा मोटी हमारे पास है। एंड हम लोग इस साल करीब, पिछले साल हमने करीब 800 साढ़े 800 करोड़ का रेवेन्यू किया था जी। इस साल हमारा टारगेट है 1400 साढ़े 1400 करोड़ का। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं ग्रो करना। तो कंसिस्टेंट अपटिक, 60-70% CAGR पे हम ग्रो कर रहे हैं। ओके। और वही हमारा मिशन है अगले 5 साल भी। तो जिसमें जो हमारी टीम हमारे साथ है, आज हमारे साथ कुल 1000 लोग काम कर रहे हैं लोग में। एंड मैं कहूँगा मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास एक बहुत ही फैंटास्टिक टीम है जो इस बिजनेस को एज अ बिजनेस नहीं बट एज देयर पैशन देखती है। तो हमारे वो जब आपकी टीम भी आपके जितना पैशनेट हो जाती है तो जर्नी बहुत इजी हो जाता है। अब आपका कुछ ग्लोबल एम्बिशन भी मेरे ख्याल से जाग रहा है, और जैसे मैं पढ़ रहा था कि आप लिथियम रिसाइकलिंग में आप एक पोजीशनिंग देख रहे हैं जिसमें शायद आप सबसे बड़े प्लेयर बन के उभरना चाहेंगे। जरा उस पर आपसे कुछ समझना चाहूँगा। सर्टेनली हम लोग ग्लोबली एक्सपैंड कर रहे हैं। हम लोग ने UAE में ऑलरेडी एक टाई पार्टनरशिप किया हुआ है विद वहाँ के गवर्नमेंट के साथ, वहाँ का पहला लिथियम आयन रिसाइकलिंग फैसिलिटी लगाने का। ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट्स दुनिया भर में बिक रहे हैं। जो हम रिसाइकल करके लिथियम हो, कोबाल्ट हो, निकल हो जो बनाते हैं वो दुनिया भर में जाता है, तो वो भी हम करते हैं। एंड हम कंटिन्यू करते रहेंगे नए नए पार्टनरशिप्स ढूंढना। आज भी जो हम कलेक्शन करते हैं मटेरियल का वो दुनिया भर से आता है। सेलिंग जो करते हैं दुनिया भर में जाता है। जो फैक्ट्री हमें दूसरे इंडिया के बाहर लगानी वो हम UAE में लगा रहे हैं। उसके अलावा भी शायद और भी जगह हम फैक्ट्रीज लगाएंगे जैसे जैसे हमें वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखती है। बट फिर भी मैं कहूँगा रिसाइकलिंग के लिए मटेरियल तो आप दुनिया भर से कलेक्ट कर सकते हैं और शायद दुनिया भर में आप प्रोसेस भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे अपने देश में इंडिया को एक कोर कॉम्पिटेंसी या मैं कहूँगा कोर एडवांटेज है जिसका इंडिया को बहुत बड़ा फ़ायदा उठाना चाहिए मेरे ख्याल से। एंड इसीलिए मैं खुश हूँ कि गवर्नमेंट इस सेक्टर को पूरा सपोर्ट दे रही है। इंडिया
हिस्टोरिकली बहुत बड़ा केमिकल और मेटल का मार्केट रहा हुआ है। हम लोग केमिकल सेक्टर में आप जानते ही हैं कई कंपनीज हैं इंडिया में, मेटल सेक्टर में भी एल्यूमिनियम और कॉपर दो हमारे, और आयरन, स्टील, ये हमारे 3 ट्रेडिशनल मेटल्स में हमने काफ़ी काम किया हुआ है। तो हमारे यहाँ जो टैलेंट है वो बहुत डाइवर्स और बहुत वेल अकम्पलिश्ड है। ये दुनिया में हर जगह ट्रू नहीं है। तो टैलेंट ही अल्टीमेटली एक कंपनी बनाती है, और वो टैलेंट का हमारे पास फ़ायदा है। बड़ा मार्केट है तो बहुत ज़्यादा मटेरियल कलेक्ट करने का भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तो मेरे को लगता है कॉम्बिनेशन ऑफ टैलेंट, मार्केट एंड द फैक्ट कि आज हमारे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप कर गया है, बिजली कंसिस्टेंटली आती है, रोड स्पोर्ट्स अच्छे से डेवलप्ड है, इट मेक्स इंडिया प्रॉबली द राइट कंट्री टू कम्पीट विद चाइना। और हम तो दुनिया में जाके सबको यही समझाते हैं कि अगर आपको चाइना का रियल ऑल्टरनेटिव चाहिए तो वो इंडिया ही है। मटेरियल, चूंकि ये सब मटेरियल क्रिटिकल है तो यहाँ जियोपॉलिटिक्स आ जाता है, मटेरियल आप अपने पास रखिए, पर रिसाइकलिंग का हब इंडिया बन सकता है। कई बार न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स और बहुत सारे इस तरह के रिपोर्ट्स आते रहते हैं जिसको पढ़ के लगता है कि चाइना ने जिस तरीके की मोनोपोली इस्टेब्लिश कर दी है रेयर अर्थ मटेरियल में, शायद इफ थिंग्स डू नॉट वर्क आउट इन द फ्यूचर हम भी एक बड़े ही डिजास्टर्स सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगा क्या वो परसेप्शन कितना सही है जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है उसको? सी, मेरे ख्याल से परसेप्शन करेक्ट है। परसेप्शन कि एक कंट्री ने मोनोपोली बना लिया, इसका मतलब वो कंट्री बाकी हर कंट्रीज़ को डोमिनेट करने की कोशिश करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये ह्यूमन नेचर है और यही कंट्री नेचर है। वो तो हथियार है उनका, बस हथियार है ये आपका, और दुनिया में हर कॉन्फ्लिक्ट में वो हथियार यूज़ हो सकता है। तो हर देश को अल्टीमेटली अपना सिक्योरिटी चाहिए। एनर्जी सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट बहुत सालों से, बहुत मतलब कई डेकेड से एनर्जी सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है। मटेरियल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि भाई मिनरल सिक्योरिटी भी चाहिए। तो आई थिंक इसमें अब कोई डिबेट नहीं रह गया है, कंट्री को अपना सिक्योरिटी लाना है। द बेस्ट पार्ट इज़ रिसाइकलिंग क्या करता है, अगेन हर कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाता है कि एक बार मटेरियल आपकी कंट्री में घुस गया तो आपकी कंट्री में ही रह गया। वो रियल सिक्योरिटी है, राइट, एंड दैट इज़ अ सिक्योरिटी दैट रिसाइकलिंग प्रोवाइड्स। तो पहली बार ज़रूर अगर वो मटेरियल आपके देश में नहीं है, उसको आने में टाइम, उसको लाना पड़ेगा, बट पहली बार के बाद वो इनफाइनाइटली आपके पास है। मेटल तो इनफाइनाइटली रिसाइकिल हो सकता है, वो कहीं जाता तो नहीं है, हवा में नहीं उड़ता है। तो ये इस इंडस्ट्री की ब्यूटी है। और ये इस कारण रिसाइकलिंग नेशनल सिक्योरिटी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। ओके। आपकी तरह कितने प्लेयर्स की जगह है इस इंडियन मार्केट में? क्योंकि मुझे लगता है अभी भी ये बिल्कुल नेसेंट स्टेज पर है। मैं तो खुश हूँ अगर इस मार्केट में $5 बिलियन कंपनी बन जाए इंडिया से, क्योंकि मुझे लगता है आराम से बन भी सकते हैं। ओके। तो काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ऑफ कोर्स ओवरनाइट अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, लगेगा 10 साल कंपनीज को बड़े स्केल पे आने का, बट अपॉर्चुनिटी बहुत लार्ज है। लेकिन एक चीज़ बताइए, क्या हम लेजी रहे हैं? क्योंकि मैं एनर्जी स्पेस में मैंने कई लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि हमारे पास मिनरल रिजर्व्स की कोई कमी नहीं है। वो कमी वहाँ पर आती है कि हमने इसको एंटिसिपेट शायद नहीं किया कि हमारा डिमांड स्पाइक किस तरीके से होगा। नंबर 2, हमने वो प्रोसेसिंग कैपेसिटी नहीं क्रिएट करने की कभी कोशिश की। अब जैसे आपकी जैसी कंपनी है, ये मेरे ख्याल से 10-15 साल पहले ही इस तरह की शुरुआत एक बड़े लेवल पर हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल, हो तो बहुत पहले जानी चाहिए थी। आई थिंक सर्टनली हम लोग ने इसके बारे में उतना जल्दी नहीं सोचा जितना जल्दी सोचना चाहिए था। अगर मैं आपको बताऊं, चाइना अपना क्रिटिकल मिनरल पॉलिसी 1970 से बना रहा है। चाइना की 1970। अब हम क्रिटिकल मिनरल पॉलिसी 2017 में पहली बार हमने इस पे काम करना शुरू किया। हालांकि मैं इंडिया को बस इसमें नहीं ब्लेम कर रहा हूँ, यूएस ने भी 2017 में शुरू किया, यूरोप ने भी 2018-19 के आसपास शुरू किया, जापान ने भी उसी समय शुरू किया। दुनिया कंप्लेसेंट थी। दुनिया क्यों कंप्लेसेंट थी? क्योंकि चाइना का चीप लेबर सबको कंप्लेसेंट बना दिया था। चाइना का चीप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ने सबको कंप्लेसेंट बना दिया था। शायद कोविड ने हमको जगाया, शायद जनरल ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स ने हमको डबल जगाया, बट कंप्लेसेंसी तो आ ही जाती है। ये भी मैं कहूँगा दुनिया का नेचर है। भाई रोम भी एक समय गिरा था, इंग्लैंड भी एक समय बहुत स्ट्रांग था। तो ये तो दुनिया में साइकिल्स हमेशा ही आते रहते हैं। आप चाहेंगे कि आपका देश कभी ना गिरे, बट ये ह्यूमन नेचर है कि जब आप कंफर्ट पे आ जाते तो आप कंप्लेसेंट हो जाते, कोई और आपको पीछे छोड़ जाता है। नो, बट द पॉइंट इज, आर वी डूइंग इनफ नाउ? अब क्या हम रियली जाग गए हैं इस मामले को लेकर? और अब
आप राइट काइंड ऑफ इनिशिएटिव अपने आसपास देख रहे हैं? मैं कहूँगा सर्टनली जागरूकता है। क्या उसका इम्पैक्ट अभी ग्राउंड पे दिखा है? आई वुड से वेरी अर्ली डेज। 5 साल बाद सर्टनली इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एंड आई होप है, पर वो इम्पैक्ट केवल गवर्नमेंट से नहीं आएगा, वो गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिया, तीनों को मिल के लाना होगा। एक कोलैबोरेशन, और वो कोलैबोरेशन बहुत ही, जिसको बोलते हैं, लेजर फोकस्ड होना चाहिए। हमारा हिस्टोरिक जो मिस्टेक रहा है कि ये कोलैबोरेशन अच्छा नहीं रहा है। गवर्नमेंट कुछ और बोल रहा है, प्राइवेट सेक्टर कुछ और बोल रहा है, एकेडमिया तो किसी और ही दुनिया में जी रहा है। ये तीनों लोग, इस समय गवर्नमेंट चाहता है कि तीनों लोग मिलके काम करें। आई होप वी कैन पुल इट ऑफ, बट एंड ऑफ द डे ये सब चीज़ होता है कि वो इंडिविजुअल्स कौन है जो इसको पुल ऑफ करने की कोशिश करें। एक चीज़ ज़रा मुझे समझाइएगा, चूँकि आप यू हैव सीन सो मेनी ग्लोबल मार्केट्स, ये जो बिज़नेस को हार्ड पुश देने वाली जो बात होती है डिफरेंट कंट्रीज़ में, और सबके लिए एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, वो दूसरे कंट्रीज़ में भी चलता है। हमारे यहाँ जो इन ए वेरी ओवरऑल सेंस, हमारे यहाँ जो ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो प्रोसेस जो इनिशिएट किया गया था थ्रू सेवरल मेजर्स, हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं? मतलब आपको किस कंट्री का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रेजीम जो है वो बेस्ट लगता है? इसमें कोई डाउट नहीं है कि चाइना में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी हाई है। वहाँ पे उनकी सरकार लैंड भी दे देती है, बिल्डिंग भी बना के दे देती है, लोन भी सैंक्शन कर देती है, परमिट्स भी जल्दी दे देती है। तो अभी उनके बराबर तो कोई नहीं पहुंचा है। पूरे दुनिया में कोई भी कंट्री उस लेवल पे काम को सिंप्लीफाई नहीं करता है। पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। हमने लोहम शुरू करने का सोचा था 2017 में, 18 में हमने इनकॉर्पोरेट किया। उसी समय 2017 में हमारे जैसा एक विचार कुछ अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स के दिमाग में आया था। उन्होंने एक सिमिलर कंपनी वहाँ बनाने की कोशिश की। उस कंपनी ने करीब 8,000 करोड़ रेज़ किया, हमने 800 करोड़ रेज़ किया। आज हमारे 9 प्लांट हैं, उनका प्लांट अभी शुरू भी नहीं हुआ है। तो मेटल, केमिकल, मटेरियल्स की दुनिया में इंडिया ने भी ईज़ ऑफ बिजनेस काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया है, और भी सिंप्लीफाई करना है। हम अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे, और हम उसके लिए सरकार को अपना ओपिनियन, अपना रिक्वेस्ट्स, अपना सजेशंस भेजते रहते हैं। और मुझे लगता है सरकार काफ़ी रिस्पॉन्सिव है और स्कीम्स एंड एफिशिएंसीज लाती रहती है टू मेक थिंग्स बेटर। अभी आपके बारे में जो कुछ रिपोर्ट्स आई हैं वो ये बतला रही हैं कि शायद आप कंट्री के पहले प्राइवेट प्लेयर बने जो कि रेयर अर्थ हब में तकरीबन 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने वाले हैं। क्या स्पेसिफिक प्लान है आपका इस पर? हम रेयर अर्थ जो प्राइमरीली डोमिनेट होता है मैग्नेट मटेरियल से, उसको लेके हम 500 करोड़ का हमने इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है, जो हम अगेन यहीं यूपी में कर रहे हैं। यूपी को पहला मैग्नेट का हम सेंटर बनाना चाहते हैं इस देश में। मैग्नेट, जैसा कि आप समझते हैं, इस समय कई इंडस्ट्रीज़ को छूता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या विंड टर्बाइन हो या आपका फ़ोन हो, लैपटॉप हो या मेडिकल इक्विपमेंट हो, हर तरफ मैग्नेट का बहुत बड़ा रोल है। और इस समय 99% ऑफ द मैग्नेट चाइना में बनता है, तो वो इंडिया में बनाना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए फिर से सरकार के मल्टीपल मिनिस्ट्री से स्कीम्स निकल रहे हैं, एंड अलॉन्ग विद दो स्कीम्स एंड हम लोग का अपना इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट, वी होप कि हम इंडिया को भी इंडिपेंडेंट एंड सिक्योर बनाएं मैग्नेट के लिए। कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन है उस प्रोजेक्ट के लिए? हमारा टाइम फ्रेम लगभग 2 साल का है। 2 साल? हाँ जी। और साथ ही ये भी बात चल रही है कि अब आप आईपीओ की तरफ मूव कर रहे हैं, आईपीओ आपने प्लान करना शुरू कर दिया है, उसके बारे में कुछ डिटेल जरा शेयर करें। बिल्कुल वही सेम टाइम फ्रेम, 2 साल में हम टारगेट कर रहे हैं अपना आईपीओ का। एंड ऑब्वियसली हमारा एस्पिरेशन, कंपनी का एक साइज स्केल ऐसा है जिस पे हमारा एस्पिरेशन है कि अब हम भी पब्लिक मार्केट में लिस्ट करके 2 चीज़ करें। एक तो कंपनी, चूँकि हम लोग, वी बिलीव हमारी कंपनी एक नेशनल मिशन पे काम कर रही है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पूरे कंट्री को पार्टिसिपेट करने का मौका मिले इन द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी। बट 2 जो हमारे अर्ली इन्वेस्टर्स हैं उनको भी एग्जिट देना होता है, जिन्होंने हमको पिछले 6-7 साल से सपोर्ट किया है, तो उनके एग्जिट के लिए भी आईपीओ वर्क्स। जब हम रिसाइकलिंग बिजनेस की बात करते हैं तो इसके अगर उसका वैल्यू चेन देखें तो उसमें बहुत सारा वर्टिकल आपको नज़र आता है। कोई भी यंगस्टर अगर इस बिजनेस में वो आना चाहे तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे? अपॉर्चुनिटी बहुत है, जो भी वर्टिकल पकड़ो, इंश्योर हमेशा करो कि टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें समझ रहे हो कि रिसाइकल करने के लिए क्या कोर टेक्नोलॉजी, वो समझना चाहिए।
मेरा ये सजेशन हमेशा रहेगा कि चाइना से जाके प्लांट लाके यहाँ पे चलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो नहीं चलेगा। ओके। तो यहाँ पे ढूंढो, इनफ लोग हैं यहाँ जो टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करो और उसके थ्रू फिर काम करना शुरू करो। थैंक यू रजत जी, थैंक यू। थैंक यू ऋत्विक जी, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू।